हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया गया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। पूरे चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब सवाल यह है कि इस चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। चूंकि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मनुष्य अपनी क्रियाकलापों से वन और वन्य जीवों को समाप्त करते आ रहा है। लेकिन इस पृथ्वी पर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पौधे और जंतुओं का होना अति आवश्यक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यह हमारा पूरे चैप्टर का टॉपिक होगा। हमारा पहला टॉपिक होगा वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन क्या है और वनोन्मूलन के क्या कारण है। वनों की कटाई कर वन भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की कटाई कर रहा है और इस प्रकार वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त वन भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग कर रहा है। किसी क्रियाकलाप को वनोन्मूलन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वनोन्मूलन का क्या कारण हो सकता है। सामान्यतः वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला तो यह है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण करना और तीसरा है फर्नीचर एवं ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। आमतौर पर मनुष्य वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से करती है। पहला तो ये कि कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक भूमि हमें प्राप्त हो, ताकि उस भूमि पर हम अनाज को उगा सके और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह पहला कारण है वृक्षों की कटाई का। दूसरा कारण यह है कि घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। वन की कटाई करके उस वन भूमि का उपयोग हम घरों का निर्माण या फिर कारखानों के निर्माण के लिए करते हैं। इसी प्रकार वनों की कटाई का अगला उद्देश्य यह है कि फर्नीचर एवं ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त करना। तो इस प्रकार वनोन्मूलन का ये सभी कारण है। इसके अलावा वनोन्मूलन के कुछ अन्य प्राकृतिक कारक भी हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि प्राकृतिक हैं और इस प्रकार के कारक के कारण भी वनोन्मूलन हो सकता है। इसमें पहला तो यह है कि दावानल। दावानल क्या है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं। कभी कभार जंगल में भयानक आग लग जाती है और इसी को दावानल कहा जाता है, जिसमें वृक्षों की बहुत बड़ी संख्या में क्षति होती है। तो इस प्रकार दावानल जो है एक प्राकृतिक कारक है जो वनोन्मूलन का कारण बनता है। अगला है भीषण सूखा। कभी कभार ऐसा होता है कि कई वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होने के कारण वनोन्मूलन हो सकता है। इसी प्रकार वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक में से दावानल और भीषण सूखा भी है। अब हम जानेंगे वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों की कटाई करता है और इस प्रकार जंगलों की कटाई के भयानक परिणाम हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि जंगलों की कटाई के यानी वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला तो यह है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस का शोषण करते हैं और ऑक्सीजन जैसे शुद्ध गैस को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार पौधे क्या करते हैं कि हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर शुद्ध गैस ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। लेकिन वनोन्मूलन से क्या होता है कि वृक्षों की कटाई होती है और इस प्रकार वृक्षों की कटाई के कारण बहुत ही कम संख्या में वृक्ष मौजूद होते हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रदूषण में वृद्धि होती चली जाती है और यह प्रदूषण
हम सभी मनुष्यों के लिए या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला परिणाम यह है कि भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है। अगर किसी स्थान पर वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा हो तो उस स्थान पर भूमिगत जल बहुत ही नीचे चला जाता है। इसी प्रकार अगला परिणाम यह हो सकता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। हमारे पृथ्वी में एक संतुलन बना हुआ है, लेकिन अगर वृक्षों की कटाई बहुत अधिक हो तो यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है, जो कि सभी जीवधारियों के लिए एक घातक कारण हो सकता है। इसी प्रकार अगला कारण यह है कि वृक्षों की कटाई से वर्षा में कमी आ सकती है। अगर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो तो वर्षा में कमी आ सकती है, जो कि सभी जीवों के लिए खतरा है। इसी प्रकार अगला परिणाम यह है कि वृक्षों की कटाई से विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। अब हमें समझना है कि यह विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं ये हमारी पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। अगर पृथ्वी पर वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा हो तो पृथ्वी के तापमान में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी होगी और इसी परिघटना को कहा जाता है विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसी प्रकार वनोन्मूलन का परिणाम है विश्व उष्णन। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं विश्व उष्णन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला परिणाम इस प्रकार है कि वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं, इसलिए भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा मृदा अपरदन होता क्या है। वर्षा जल द्वारा या वायु द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अगर पृथ्वी पर वृक्ष बहुत अधिक संख्या में होंगी तो यह मृदा को पकड़कर रखेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि मृदा हटेंगे नहीं। लेकिन अगर वृक्षों की कटाई कर दी जाए तो मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस मौजूद होती है और इसी ह्यूमस के कारण मृदा की उर्वरता बनाए रहती है। लेकिन अगर मृदा अपरदन अधिक हो तो मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार अगर वृक्षों की कटाई अधिक की जाए तो धीरे धीरे क्या होगा कि मृदा अपरदन होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि उर्वर भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी और इसी परिघटना को कहा जाता है मरुस्थलीकरण। यानी अगर हमें मरुस्थलीकरण से बचना है तो हमें वृक्ष अधिक संख्या में लगाने होंगे। वृक्षों की कटाई के कारण मृदा के गुणों में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता में भी कमी आ जाती है। जलधारण क्षमता क्या होती है कि जब किसी मृदा में एक बार सिंचाई कर दी जाए तो ये जल को बहुत लंबे समय तक धारण करके रखती है, इसीलिए बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उस स्थान पर वृक्षों की संख्या बहुत ही कम हो तो उस मृदा की जलधारण क्षमता बहुत ही कम होगी, यानी वह जल को अपने में धारण करके रखने की क्षमता धीरे धीरे खो देती है। इस प्रकार वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि वनोन्मूलन का क्या क्या परिणाम हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बने रहने के लिए वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण अनिवार्य है। जिस प्रकार यह पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, ठीक वैसे ही जितने भी प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं सभी का अधिकार इस पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पेड़ पौधे और वन्य प्राणियों का होना अति आवश्यक है। यानी वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण अनिवार्य है। वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु सरकार नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। समय समय पर सरकार क्या करती है कि वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। कोई भी नियम या नीतियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आम लोग उस नीति के प्रति प्रेरित न हो।
इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के आम लोगों की सहभागिता होना अति आवश्यक है। पौधों और जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों की कटाई करता है और जंगली प्राणियों का शिकार करता है। तो इसीलिए पौधे या फिर जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं। इसमें से है वन्यजीव अभयारण्य, अगला है राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करना इन क्षेत्रों में निषिद्ध होता है। इस प्रकार के क्षेत्र यानी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप का करना निषिद्ध होता है। पहला है वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य शब्द का मतलब होता है अभय प्लस अरण्य। अभय का मतलब जिसमें डर न हो और अरण्य का मतलब होता है आवास, यानी ऐसा आवास जिसमें वन्य प्राणियों के जीवन में कोई डर ना हो। ऐसे स्थान को अभयारण्य कहा जाता है। अर्थात अभयारण्य वह स्थान या वन है जहां जानवर अभय होकर घूम सके। वन्यजीव अभयारण्य में जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी बाहरी डिस्टरबेंस से ये क्षेत्र बिल्कुल मुक्त होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में जंतु एकदम आराम से घूम फिर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह आरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की सीमित अनुमति दी जाती है, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह की कोई गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है कि मानवीय गतिविधि का कुछ हद तक अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। अभयारण्य में शिकार अनुमति मिलने पर किया जा सकता है। यहाँ मवेशियों की चराई की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषिद्ध होता है। इसी प्रकार कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी चिन्हित किए जाते हैं। यह वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें पौधे और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ निवास करने वाले आदिवासी अपने पारंपरिक ढंग से जीवन यापन भी कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करना। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पौधे की कटाई व्यवसाय रूप से नहीं किया जा सकता, परंतु आदिवासी अपने दैनिक उपयोग हेतु जंगलों से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी अपना पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं। अब आइए समझते हैं जैवमंडल क्या है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है जैवमंडल कहलाते हैं। यानी जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु या सूक्ष्मजीव पाए जा सकते हैं। ऐसे स्थान को जैवमंडल कहा जाता है। जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल में जीव पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीव जलमंडल में भी पाए जा सकते हैं, स्थल मंडल में भी पाए जा सकते हैं और वायुमंडल में भी पाए जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी जैव मंडल के भाग हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का अर्थ है जीवों की प्रजाति में विविधता।
हमारी पृथ्वी पर अनंत प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो आम, जामुन, कटहल, गुलाब, चमेली, इस प्रकार के अनेक प्रकार के पौधे पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम जीवों की बात करें तो बाघ, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार करके अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी हमारी जलमंडल में, स्थल मंडल में और वायुमंडल में अनंत प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस प्रकार जीवों की प्रजाति में जो विविधता होती है, इससे कहते हैं जैव विविधता। हमारी पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में आपसी भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। क्या होती है वनस्पति जात और क्या होती है प्राणी जात? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। अगर हम किसी विशेष क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये सभी उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो साल, सागौन, आम, जामुन, अर्जुन, ताड़, बरगद इत्यादि जो हैं ये सभी वनस्पति जात के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर हम प्राणी जात की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं हिरण, तेंदुआ, कुत्ता, भेड़िया इत्यादि। इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे वनस्पति जात कहलाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वे प्राणी जात कहलाते हैं। अगला टॉपिक है प्रजाति क्या है? सजीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं प्रजाति यानी स्पीसीज कहलाते हैं। प्रजाति क्या है? ये सजीवों का एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अगर हम बात करें कुत्तों की तो दो कुत्ते आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, परंतु एक कुत्ते और एक बिल्ली आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी जितने भी प्रकार के कुत्ते हैं ये सभी एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। अर्थात किसी प्रजाति के सदस्य केवल अपनी प्रजाति के सदस्य के साथ ही जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सभी आम के पेड़ एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार सभी बाघ एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं और सभी हिरण भी एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। यानी प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जो आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है रेड डाटा पुस्तक। क्या होती है रेड डाटा पुस्तक? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें लुप्त हो चुके जीवों एवं लुप्त होने वाले जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो रेड डाटा पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिसमें लुप्त हो चुके जीवों एवं लुप्त होने वाले जीवों दोनों प्रकार के जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं एवं अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है कि ये समय समय पर रेड डाटा पुस्तकें प्रकाशित करती हैं जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का विवरण होता है। यानी IUCN जो है ये समय समय पर विभिन्न प्रकार की रेड डाटा पुस्तकें जारी करती हैं जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का उल्लेख किया रहता है। अब अगला टॉपिक है प्रवासी पक्षी। आपने प्रवासी पक्षी का नाम सुना होगा। कुछ पक्षियों की प्रजातियां हर मौसम में एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं कि पक्षियां एक ही स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो हर मौसम में एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि ये स्थान परिवर्तन करते हैं। ऐसे पक्षी मौसम के अनुसार निश्चित प्रदेशों में जाकर रहते हैं तथा मौसम अनुकूल होने पर पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं।
ऐसे पक्षियां क्या करती हैं कि कुछ समय किसी निश्चित प्रदेश में रहते हैं और कुछ समय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर रहते हैं। ऐसे पक्षी अपना अधिकांश समय प्रवास यानी यात्रा करने में बिताते हैं। तो इस प्रकार ये पक्षी क्या करती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबी यात्रा करते हैं, यानी इसका अधिकांश समय जो होता है वह यात्रा में ही व्यतीत होता है। इसलिए इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। साइबेरियन पक्षी प्रतिवर्ष ठंड के दिनों में साइबेरिया से भारत आते हैं, क्योंकि उस समय साइबेरिया का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। साइबेरियन पक्षी क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष ठंड के दिनों में साइबेरिया के जंगल से भारत आते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि साइबेरिया का तापमान बहुत ही कम हो जाता है और इतने कम तापमान में साइबेरियन पक्षी का वहां जिंदा रहना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष ठंड के दिनों में साइबेरियन पक्षी भारत आ जाते हैं। ठंड के मौसम बीतने पर यह पक्षियां पुनः साइबेरिया चली जाती हैं। तो इस प्रकार साइबेरियन पक्षी क्या करती हैं कि बहुत लंबी दूरी प्रति वर्ष तय करती हैं। पक्षियों के इस प्रकार के यात्रा को प्रवास कहा जाता है। इस प्रकार प्रवासी पक्षियों का जीवन अद्भुत होता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कागज का पुनर्चक्रण। क्या आपको पता है कि कागज का उत्पादन कैसे किया जाता है? कागज का उत्पादन वृक्षों को काटकर किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। यानी जहां तक हो सके हमें कागज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कागज की बर्बादी से वृक्षों की कटाई को बढ़ावा मिलता है। अतः वृक्षों को बचाने के लिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनर्चक्रण किया जा सकता है। एक बार जो कागज हम उपयोग कर लिए, इस कागज का पुनः चक्रण किया जाना चाहिए, यानी इस कागज से फिर से ताजा कागज बनाया जा सकता है और इस प्रकार कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर हम कागज का पुनः चक्रण करेंगे तो वृक्षों की कटाई कम होगी। अतः हमें कागज का पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। चूंकि कागज के उत्पादन में वृक्षों की कटाई तो होती ही है, इसके अलावा कागज के उत्पादन में जल और ऊर्जा की भी खपत होती है। तो इस प्रकार अगर हम कागज का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करेंगे तो हम वृक्षों को तो बचाएंगे ही साथ हम जल और ऊर्जा की भी बचत करेंगे। इसके साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायन में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार अगर हम कागज का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करते हैं तो हानिकारक रसायन में भी कमी आएगी। अब अगला टॉपिक है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण क्या होता है? वन भूमि पर काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण ही पुनर्वन रोपण कहलाता है। जब किसी वन भूमि पर काटे गए वृक्षों के स्थान पर हम वृक्षों की कमी को दूर करने के लिए नए वृक्ष का रोपण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को पुनर्वन रोपण कहा जाता है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पुनर्वन रोपण आवश्यक है। आजकल अधिकांश वनों की कटाई की जा रही है और ऐसे स्थान पर जहां वृक्ष काटे गए, इस स्थान पर नए वृक्षों को लगाकर हम प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पुनर्वन रोपण हो सकता है, क्योंकि अगर किसी स्थान को, किसी वन को हम बाधित न करें तो प्राकृतिक रूप से भी पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को बाधित न किया जाए तो यह स्वतः पुनर्विस्थापित हो जाता है। अगर किसी वन क्षेत्र को मानवीय क्रियाकलापों से दूर रखा जाए तो वैसे स्थान जहां वृक्ष नहीं है, वैसे स्थान पर भी स्वतः वृक्ष आ जाते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से वन क्षेत्र अब तक बहुत अधिक नष्ट हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षों की कटाई करता है और इस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों से अब तक वन क्षेत्र बहुत अधिक नष्ट हो चुके हैं।
यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। वनों की सुरक्षा के लिए भारत वन संरक्षण अधिनियम लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण तथा वन में तथा उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक रूप से वनों का संरक्षण हो और वहां रहने वाले आदिवासियों की आवश्यकता की पूर्ति हो। तो इस प्रकार इस वीडियो के जरिए पूरे चैप्टर को हमने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में दिए गए प्रत्येक टॉपिक से आपने काफी कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करना न भूलें और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।